Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. पाकिस्तानी अगर आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान इंडिया की जंग खत्म हो गई है, हम जंग जीत चुके हैं, चलो यौम तशक्कुर मनाते हैं, ये गलती हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जंग खत्म नहीं हुई, जंग तो अब शुरू हुई है। वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, असल जंग तो अब शुरू हुई है। देखा जाएगा कि अब बेहतर सड़कें कौन बनाता है, पाकिस्तान या इंडिया। देखा जाएगा कि अब अपने मुल्क से बेरोजगारी पहले कौन खत्म करता है, पाकिस्तान या इंडिया। देखा जाएगा कि अपने मुल्क में पहले अमन कायम कौन करता है, पाकिस्तान या इंडिया। अब देखते हैं कि अपने मुल्क में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आता है, पाकिस्तान या इंडिया। अब देखते हैं कि पासपोर्ट रैंकिंग में किसका पासपोर्ट बेहतर रैंक करता है, पाकिस्तान का या इंडिया का। अब देखा जाएगा कि अपने थानों से, पुलिस स्टेशन से रिश्वत का खात्मा कौन पहले करता है, पाकिस्तान या इंडिया। देखा जाएगा कि अब अपने मुल्क में ज्यादा साइंटिस्ट प्रोड्यूस कौन करता है, पाकिस्तान या इंडिया। देखा जाएगा अब अपने मुल्क में टूरिज्म को कौन ज्यादा प्रमोट करता है, पाकिस्तान या इंडिया। असल जंग बंदूक की नहीं रही मेरे दोस्त, असल जंग अब ब्रेन की है, ब्रेन की लड़ाई है। अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, कोडिंग से जीती जाती है, इनोवेशन से जीती जाती है, स्टार्टअप से जीती जाती है, स्किल से जीती जाती है, पीस से जीती जाती है, इन्वेस्टमेंट से जीती जाती है। हमें इंडिया से जंग नहीं करनी, हमें इंडिया से जंग नहीं करनी, हमें इंडिया से कॉम्पीट करना है। समझना पड़ेगा हमें। कब तक हम सरहद पर इंडिया को अपने पावर और अपने मसल शो करते रहेंगे। एलओसी पर हम इंडिया से बहुत लड़ लिए, अब तरक्की के मैदान में हमें इंडिया से लड़ना होगा, हमें इंडिया से बेहतर सड़कें बनाना होंगी। हम मुसलमान हैं, हमें ईमानदारी डिसिप्लिन के मैदान में दुनिया को प्रूव करना होगा कि पाकिस्तानी की ईमानदार और डिसिप्लिन नेशन है। हमें आइडियाज की वॉर में इंडिया से बेहतर परफॉर्म करना है और अब इस बात को हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही होगा कि इंडिया हमसे आईटी, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च और इकोनॉमी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। मैं एज ए पाकिस्तानी आई फील वेरी अशेम्ड कि भारत की दो स्टेट्स, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। भारत की दो स्टेट्स की जीडीपी एक तरफ और मेरे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक तरफ। तो मेरा दिल क्यों ना दुखे, मैं एज ए पाकिस्तानी मेरा दिल क्यों ना जले जब मैं ये देखूं कि भारत के शहर बेंगलोर को एज ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया रेफर किया जा रहा हो। मेरा दिल क्यों ना जले जब मैं बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनीज की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देख रहा हूं। मैं आईबीएम को बेंगलोर में देख रहा हूं, मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, अडोबी, सिस्को, हेवलेट पैकर्ड को बेंगलोर में देख रहा हूं। हाल ही में आईफोन के सीईओ एम टिम कुक मुंबई आते हैं और आईफोन के ऑफिशियल स्टोर की इनॉग्रेशन करते हैं। दिल्ली में आईफोन का ऑफिशियल स्टोर ओपन किया जाता है। ट्रम्प टावर इंडिया में तामीर किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में ट्रम्प टावर तामीर किया जा रहा है जिसमें 298 फ्लैट से, एक फ्लैट की मालियत पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट करें तो 45 करोड़ रुपए बनती है और ये तमाम 298 फ्लैट्स बुकिंग के पहले ही दिन सोल्ड आउट हो जाते हैं। सड़कों की बात करें तो भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क मौजूद है जिसकी मजमूई लंबाई 6.7 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सड़कों की कुल लंबाई ऑलमोस्ट 2,64,000 किलोमीटर है। कहाँ 6.7 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें और कहाँ 2,64,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, कोई मवाजना ही नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ भी हमसे बेहतर सड़कें तामीर करने में भारतबाजी ले गया है। मैं खुद कराची में रहता हूँ, मैं उस कराची में रहता हूँ जो पूरे पाकिस्तान का प्रीमियर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर है, जो पूरे पाकिस्तान का 60 से 65% रेवेन्यू जनरेट करता है। मैं उस कराची में रहता हूँ जहाँ तकरीबन 10 साल हो गए सीएम को, चीफ मिनिस्टर को कॉन्स्टेंटली सीएम की सीट पर बैठे हुए। पाकिस्तान के रीजन प्रेसिडेंट भी सिंध से बिलोंग करते हैं, जिस शहर में आज मेयर भी मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले कराची की सड़कों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अब इन सड़कों को तो भारत या इसराइल ने आकर डैमेज नहीं किया, ये तो हमारे खुद की नाअहली है। अगर इसी तरीके से मुल्क चलाया जाता रहा तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मईशतों में शामिल हो चुका है। जीडीपी के मुकाबले में भारत हमें क्या पीछे छोड़ेगा, जीडीपी के मुकाबले में तो इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, टर्की, सऊदी अरबिया जैसे बड़े बड़े ममालिक भी भारत से पीछे रह गए। तो हम अपनी क्या बात करेंगे। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर रैंक करता है तो पाकिस्तान 45वें नंबर पर रैंक करता है। कहाँ 5वां नंबर और कहाँ 45वां नंबर, यानी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी मईशत लेकर बैठा हुआ है भारत। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में भारतीय सीईओज बैठे हुए हैं, कोई छोटी मोटी पोस्टों पर नहीं बैठे हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदों पर बैठे हुए। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शांतनु नारायण ये जनाब अडोबी के सीईओ हैं, अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं, अजय बांगा ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, संजय मेहरोत्रा ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, अंजलि सूद ये मोहतरमा वीमियो की सीईओ हैं और पराग अग्रवाल ये फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के।
तो आज भारत दुनिया में एजुकेशन में अपना लोहा मनवा रहा है। जब हम खला की बात करते हैं, जब हम मार्स की बात करते हैं, तो हमारे जहन में नासा, स्पेसएक्स और रूस और चाइना की खला एजेंसियों के नाम जहन में आते हैं। लेकिन अब इन स्पेस एजेंसीज के नाम के साथ एक नाम और जुड़ गया और वो नाम है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं, वो मार्स पर पहुंच चुकी है। और ये इंडियंस अगर मार्स पर पहुंचे हैं तो ये अपने दम पर मार्स पर पहुंचे। इन्होंने किसी भी अदर कंट्री की कोई सपोर्ट नहीं लिया मार्स पर पहुंचने के लिए। और वहीं अगर हम देखते हैं अपनी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का हाल, तो रोना आता है। क्यों रोना आता है? क्योंकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले वजूद में आई है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बुनियाद 1961 में रखी जाती है और उसके 9 साल बाद इंडिया अपनी स्पेस एजेंसी की बुनियाद रखता है। लेकिन आज वही 9 साल बाद कायम की जाने वाली स्पेस एजेंसी इसरो मार्स पर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का हाल ये है कि वो अभी तक जमीन से उड़ान भी नहीं भर सकी है। हमारा एजुकेशन से कनेक्शन का हाल ये है कि भारत सालाना अपने स्पेस एजेंसी के ऊपर तकरीबन $2.5 अरब खर्च करता है और पाकिस्तान 50 से 70 मिलियन डॉलर अपने स्पेस एजेंसी पर खर्च करता है। कहाँ $2.5 अरब और कहाँ 50 से 70 मिलियन डॉलर। तो फाइनली मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें समझना ही होगा कि हमें अब इंडिया से जंग के मैदान में नहीं, तरक्की के मैदान में लड़ना होगा। हमें अब इन घिसे पिटे स्कूलों से निकलकर बेहतरीन तालीम को हासिल करना ही होगा। हमें अपने नौजवानों को स्किल सिखाने होंगे, हमें सॉफ्टवेयर हाउसेस कायम करने होंगे, हमें अपने तालीमी बजट बढ़ाना होगा, हमें अमन मार्च, यूथ कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग्स अरेंज करना ही होंगी, हमें मुल्क से करप्शन और आपसी झगड़ों को खत्म करना ही होगा। कब तक हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पठान, महाजिर, सिंधी, पंजाबी, बलोची बनकर आपस में लड़ते रहेंगे? आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी इन आपसी लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी का वो निज़ाम नहीं बन पाता जिससे दूसरे मुल्क से इन्वेस्टर पाकिस्तान अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर मिल के रहेंगे तो आपके बच्चों को ही बेहतर रोजगार मिल सकेगा, आपका बच्चा भी अच्छा कमा सकेगा। बहुत लड़ लिया, बहुत हो गए लड़ाई झगड़े। खुदा के वास्ते आप मिलकर रहो और मुल्क में सरमायाकारों के लिए राह हमवार करो। दुनिया को बता दो कि पाकिस्तान लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि पाकिस्तान टैलेंट का घर है। इख्तिलाफ रखो लेकिन एक दूसरे से नफरत ना करो। नफरत करनी है तो नफरत करप्शन से करो, नफरत जहालत से करो। याद रखें, हमारा असली दुश्मन भारत नहीं, हमारा असली दुश्मन जहालत है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, करप्शन है, फिरका वारियत है, लिसानियत है। याद रखें, भारत को अगर हमें शिकस्त देनी है तो टैंक से नहीं टेक्नोलॉजी से देनी होगी, मिसाइल से नहीं माइक्रोचिप से देनी होगी। भारत को अगर शिकस्त देनी है तो वो जंग के मैदान में नहीं, तालीम, तरक्की और इत्तेहाद में देनी होगी। फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। काशिफ राना साइनिंग ऑफ।